नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों चुनाव की कहें जो चर्चा है, उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा की 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, लेकिन लोग और पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि पार्टी ने अपने ही जो कहें जो ड्राइंग रूम में टिकट का बंटवारा कर लिया है। सभी पार्टी से उसके कार्यकर्ता नाराज हैं, विरोध भी हो रहा है, और कहें जो इसको एक परिवारवाद कहें तो कोई मतलब कहें जो एक दूसरे पर लोग कहता है जो कीचड़ को पानी से धोया जाता है, लेकिन बिहार के नेता कीचड़ को कीचड़ से धो रहे हैं। एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप भी लगा रहे हैं और सभी अपने परिवार के लोगों को टिकट भी दे रहे हैं। तो कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता है। अगर आप एनडीए के लोग अगर आरजेडी पर कहते हैं परिवारवाद, लालू यादव पर कहते हैं जिन्होंने दोनों बेटा बेटी 2 बेटी सबको टिकट दे दिया, पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो वैसी स्थिति में बीजेपी और एनडीए के ही लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं। इसका एक मात्र उदाहरण देख लीजिए, जीतन राम मांझी का परिवार अपने हैं, बेटा है, समधन है, और अब बहू को उन्होंने इमामगंज से टिकट दिया है। दीपा मांझी संतोष सुमन की पत्नी है। वैसी स्थिति में इमामगंज सीट पुश्तैनी सीट रहा है। कहें जो एक तरह से जीतन राम मांझी लगातार वहाँ से जीतते आए हैं, लड़ते भी आए हैं, और इस बार वो एमपी बन गए गया से एमपी बन गए, केंद्रीय मंत्री भी हैं। अभी उनके परिवार के अंदर ही आगे हो गया लफड़ा, जो बेटा को टिकट मिले, क्योंकि एक बेटा और है उनका और ये बहू है। तो वैसी स्थिति में कहें जो परिवारवाद, तो परिवार के भीतर ही रंग छिड़ गया। वैसी स्थिति में बहू विजयी रही, बेटा वहाँ पर हार गया या कहें, और बाद में ये दिया गया तर्क जो बहू पहले से ही राजनीति करते आ रही है, समाज सेवा करते आ रही है, और इसी कारण से बहू का हक ज़्यादा बनता है बशर्ते बेटा। इसलिए दीपा मांझी का आज नॉमिनेशन भी हुआ। नॉमिनेशन बहुत ही मतलब बड़े तरीके से हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। तो दीपा मांझी ने आज नॉमिनेशन भी कर दिया, और दीपा मांझी एक तरह से कहें जो उसी परिवार के मतलब कहें जो दीपा मांझी के पति और उनके पिता, 3 पुश्त का एक तरह से कहें जो इमामगंज पे कब्जा और राजनीति में कब्जा और हम पे कब्जा। अब आते हैं दूसरी सीट पर, वो बेलागंज है, उसी थोड़ा ही दूरी पर है। बेलागंज में 6 बार विधायक रहे सुरेंद्र यादव, लगातार विधायक रहे 30 साल से लगभग कह ले, तो वहाँ पे उनका वर्चस्व रहा। अब 30 साल के वर्चस्व को तोड़ने के लिए या कहें उसी वर्चस्व को मतलब, क्योंकि ये तो चुनाव 1 ही साल का है, क्योंकि फिर अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे तो इन 4 सीटों पर फिर से चुनाव होगा, तो एक सीट के लिए ये 1 साल के लिए चुनाव हो रहा है। तो सुरेंद्र यादव ने अपने पुत्र के लिए आरजेडी सुप्रीमो से टिकट मांग लिया। विश्वनाथ सिंह यादव को टिकट भी मिला। आज बेलागंज में भी नॉमिनेशन था। बेलागंज में भी सुरेंद्र यादव के पुत्र ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। वैसी स्थिति में वहाँ पे मनोरमा देवी जेडीयू की कैंडिडेट हैं, वो भी जेडीयू से एमएलसी रह चुकी हैं। उनके पुत्र भी खासा चर्चित है। रोड रेज कांड में उन्होंने चलती गाड़ी से पास नहीं मिला तो ओवरटेक करके गोली मार दी, सजा भी हुई, बाद में हाईकोर्ट से बेल भी हुआ। वैसे मामलों में सरकार हाईकोर्ट से बेल होने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाती है, लेकिन इस मामले में क्या हुआ गॉड नोज। वैसी स्थिति में वो चर्चित पुत्र की माँ हैं, और उनके हस्बैंड भी काफ़ी चर्चा में रहते थे जब वो रहते थे। कोरोना काल में उनका निधन हो गया। तो वैसी स्थिति में मनोरमा देवी ने भी आज नामांकन किया, विश्वनाथ यादव ने भी किया नामांकन। तीसरी सीट है, वो भी कहें तो बेलागंज जैसी ही सीट है। तीसरी सीट है रामगढ़ में तीसरी पीढ़ी, मतलब उस परिवार में पिता, उसके बाद बड़े बेटे, उसके बाद छोटे बेटे, इस तरह से वो सीट चलता आ रहा है रामगढ़। पिता मतलब जगदानंद सिंह। तो जगदानंद सिंह कहें जो आरजेडी के शासनकाल में मंत्री भी रहे, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और रामगढ़ से कई बार विधायक भी रहे। अब उसके बाद सुधाकर सिंह को उन्होंने टिकट दिया। सुधाकर सिंह विधायक भी बने, बिहार सरकार में मंत्री भी बने। वैसे जीते थे मात्र 189 वोट से, ठीक है। वो बीएसपी से हारे थे। बीएसपी का, क्योंकि यूपी के बॉर्डरिंग इलाके में बीएसपी का वर्चस्व रहता है, चाहे कैमूर हो, बक्सर हो या भोजपुर का कुछ डिस्ट्रिक्ट हो, एक न एक विधायक वहाँ से जीतता ही है विधानसभा में, मतलब इस तरह का वहाँ पे दबदबा रहता है। अब इस बार सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह को टिकट दी गई है,
इसको लेकर के भी लोग बहुत नाराज हैं, या कहें जो मरमरिंग कर रहे हैं, जो आखिर उसी परिवार में टिकट घूमता क्यों है, कार्यकर्ता तब झंडा क्यों धोते हैं, या कार्यकर्ता केवल झंडा ढोने के लिए हैं। तो इसी को लेकर के चाहे वो बेलागंज हो, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो इमामगंज हो, 3 जगह तो आपने देख लिया जो किस तरह से पारिवारिक वर्चस्व है। चौथी सीट है तरारी। तरारी में विधायक 4 बार के रहे हैं सुनील पांडे। पिछली बार चुनाव नहीं लड़ पाए, पिछली बार उन्होंने लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, और इसकी क्योंकि वहाँ से तरारी से वो जीते CPI-ML के सुदामा प्रसाद, उन्हीं के सीट के खाली होने से, क्योंकि वो भोजपुर के MP बन गए, तो भोजपुर के MP बनने के बाद वो सीट खाली हुई, तो खाली होने के बाद वो सीट भोजपुर में तो शायद माले ने कार्यकर्ता को दिया है, राजू यादव नाम है उनका, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपना नॉमिनेशन भर भी दिया, पहला दिन ही नॉमिनेशन भर दिया था, और उसके दूसरे दिन ये सीट सुनील पांडे ने अपने पुत्र के लिए लिया बीजेपी से। अब इनके पुत्र भी अब वहाँ से नॉमिनेशन कर चुके हैं। मतलब इसको लेकर के भी, मतलब बेटा बेटा बेटा, 3 बेटा 1 बहू, जहाँ बेटा नहीं ले पाया वहाँ बहू। अगर बहुत आश्चर्यजनक हो जाता अगर जीतन राम मांझी अपने बेटे को ये टिकट दिलवा देते, तो ये बेटा उपचुनाव हो जाता, क्योंकि ये बेटा सारे बेटा बहू का उपचुनाव हो जाता। तो वैसी स्थिति में इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। सुनील पांडे से पशुपति कुमार पारस की गुट में अचानक पशुपति कुमार पारस डिमांड कर लेते हैं जो मुझे तरारी सीट चाहिए, क्योंकि उनको तरारी का बेटा मिल गया था, उनके साथ था सुनील पांडे। उनको लगा जो तरारी में सुनील पांडे को दिखा करके हम NDA में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी और पॉलिटिकल पार्टी भी कहाँ पे आराम करती, उन्होंने वो तरारी का बेटा ही बीजेपी ने गोद ले लिया अपने पास। अब बीजेपी ने गोद ले लिया उसे, तो अब बीजेपी ही उसको टिकट दे दी। अब वो बीजेपी के कैंडिडेट हो गए। अब पशुपति कुमार पारस जो भी आस लगाए बैठे थे और जो वो लड़ते और इसी चुनाव के माध्यम से वो NDA में प्रवेश करते और 2025 में अपनी जगह बनाते, मतलब पहले लोग खड़ा होता है, फिर बैठता है, फिर लेटता है, तो ये खड़ा होने की जगह मांग रहे थे तरारी। तो वैसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस के हाथ ही नहीं लगा, और उसी सुनील पांडे को अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल करवाकर उनके बेटे, उनमें सुनील पांडे के पुत्र को तरारी से टिकट दे दिया गया। और ऐसा इस तरह इस बार बेटा बहू का हो गया है उपचुनाव। अब देखने वाली बात ये होगी, 13 तारीख को वोटिंग है, 23 को उसका रिजल्ट मिलेगा। 23 को कौन बेटा जीतता है, कौन बहू जीतती है, या कौन बेटा हारता है, उसी का इंतजार बिहार के लोगों को और बिहार के दर्शकों को या बिहार के जानकार लोगों को रहेगा। तब तक के लिए इजाजत। कैसा लगा यह कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।